नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली की सुनसान सड़कों से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कोरोना के हालात देश में बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जी हां, सड़कों से लेकर अब वो घरों में घुस आया है। नीति आयोग ने कहा है कि अब घर के अंदर भी मास्क पहनकर रहना जरूरी है। बताएंगे आपको इसके बारे में आगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि वैक्सीन को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच में किस तरह की सियासत चल रही है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज मद्रास हाईकोर्ट की उस सख्त टिप्पणी के साथ, जिसमें उसने चुनाव आयोग से कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप किसी दूसरे ग्रह पर थे। चुनाव आयोग की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आए, आप पर तो हत्या का केस चलना चाहिए। 2 मई के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए और उनका पालन करवाएं, वरना हम मतगणना रोक देंगे। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार चुनाव आयोग को लगाई। सुशील चंद्रा और राजीव कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे चुनाव आयोग के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रही। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। कोरोना के बीच हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नियम और दिशा निर्देश जमकर टूटे। विशेषज्ञों ने इन चुनावी राज्यों में हो रही बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो को बेहद खतरनाक करार दिया। चुनाव आयोग पर हाथ धरे रहने का आरोप लगा, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग पर आज मद्रास हाईकोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति की बेंच ने चुनाव में गाइडलाइन का पालन करने वाली याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कोरोना के बढ़ते केस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर पाने में असमर्थ रहा। फेस मास्क, सैनिटाइजर का कोई यूज नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर एक और टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप लोगों का स्वास्थ्य सर्वोच्च होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को ये बात याद दिलाना पड़ती है, जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकता है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसीलिए 2 मई को मतगणना के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। इसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी नाराज हो गए और उन्होंने एक के बाद एक कड़ी टिप्पणियां चुनाव आयोग के लिए कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने एक और अहम बात कही। हाईकोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर चतुरफा रैली करने के बाद राजनीतिक दलों ने वर्चुअल रैली की विकल्प को अपनाया। क्या ये कदम देरी से नहीं उठा गया? मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को 30 अप्रैल तक मतगणना के दिन को लेकर कोविड प्रोटोकॉल बनाने को कहा। इसके लिए अदालत ने दोनों को स्वास्थ्य सचिव से सलाह लेने का निर्देश भी दिया। तमिलनाडु के साथ ही केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कुछ सीटों पर लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग भी हुई है। बंगाल में तो 8 चरणों की वोटिंग अब भी जारी है। कोरोना संक्रमण के बीच हर एक दल जमकर चुनाव प्रचार किया, जिसे समय रहते न रोक पाने के लिए अदालत ने आयोग को जमकर लताड़ लगाई। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, जिसके चुनाव में मिर्जापुर का पोलिंग बूथ फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ पर हंगामा तोड़फोड़ की और एसडीएम और सीओ की गाड़ियों को तोड़ दिया। चुनावों में इस तरह की हिंसा भारत में आम है, लेकिन इन तस्वीरों की खास बात कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के उस नियम का तार-तार होना है, जिसके कंधों पर ही कोरोना को रोकने की बहुत हद तक जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं कब की चरमरा चुकी हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर 4 लोग टूट पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए छीना झपटी हो रही है। ऐसे में चुनाव के नाम पर लोगों को खतरे में डालने वाली सोच के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने जोरदार दस्तक दी है। पॉलमी साहा, चेन्नई, आज तक। आज कोरोना ने 3.5 लाख का आंकड़ा भी देश में पार कर दिया है। जी हां, हालात जैसा कि हम आपको बता रहे हैं बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नीति आयोग ने ये कहा है, नीति आयोग ने कहा है कि अब घर के अंदर भी मास्क पहनकर रहना जरूरी हो गया है।
तो आइए आपको दिखाते हैं। अब सिर्फ सड़कों पर या बाहरी लोग जिन्हें कोरोना का संक्रमण है उन्हीं से खतरा नहीं है, अपनों से भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। नीति आयोग का ये बयान बता रहा है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। जो मास्क कल तक घर से बाहर जाने के लिए जरूरी था, आज उसकी जरूरत आपको अपने घर में भी पड़ सकती है, क्योंकि खतरा अब सड़कों से आपके घर के अंदर। ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। यानी अब सावधानी ही नहीं, बहुत 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 ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। न दोस्त न मेहमान, जितनी दूरी बनाकर रख सकते हैं उतना ही सुरक्षित रह सकते हैं। पैनिक नहीं करना है। 85% व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको घर में ही रह के अपना इलाज करना है। सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। और उसमें जो घर में जो ट्रीटमेंट करनी है उसकी ट्रीटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने नेशनल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको अपडेट किया गया है और उसको अपनाना है। रिसर्च बताती है कि अगर एक व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग न अपनाए तो वो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपना फिजिकल एक्सपोजर 50% तक कम कर दे तो एक महीने में 15 लोग और 75% कम करने पर 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर पाएगा। होम आइसोलेशन में अनइन्फेक्टेड व्यक्ति ने मास्क लगाया है और संक्रमित व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया है तो इन्फेक्शन का खतरा 30% रहेगा। अगर इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड व्यक्ति दोनों ने मास्क लगाया हो तो इन्फेक्शन का खतरा घटकर 1.5% ही रहेगा। सरकार की ओर से एक बार फिर कहा गया, डर का माहौल न बनाया जाए, इससे हालात सुधरने की बजाय बिगड़ सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि रेमडेसिविर को लेकर मारामारी करने की जरूरत नहीं है, उसके विकल्प मौजूद हैं। जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन्स जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं, और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। बहरहाल कोरोना का कहर जारी है, हालात बिगड़ रहे हैं और मास्क इस जंग में एक अहम कड़ी है जिसकी जरूरत अब घर में भी महसूस हो सकती है। आज तक ब्यूरो। देश कोरोना से कराह रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन पर सियासत नहीं थम रही है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हो गई हैं। जी हाँ, सरकार को राहुल गांधी जमकर घेर रहे हैं वैक्सीन के मुद्दे पर। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा और कारगर हथियार है वैक्सीन, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी लोगों से बार बार वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान से पहले इस पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे ताजा हमला बोला कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, मत बनाओ भारत को भाजपा के सिस्टम का विक्टिम। उधर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वैक्सीन पर 1 नेशन 1 प्राइस की अपनी मांग पर अड़े दिखे। बीजेपी कह रही है कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव पर जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपए में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए। ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, the 50% that the central government has,
ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है। एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवाए। विवाद सिर्फ मुफ्त वैक्सीनेशन और उसके दामों को लेकर ही नहीं है। कई राज्य लगातार वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें देश के कई शहरों से सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां पर देश में कोरोना वायरस पीक पर है, वहीं पर दूसरी तरफ मुंबई में जो वैक्सीनेशन की कमी साफ तौर पर नज़र आ रही है। ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो खाली पड़े नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम BKC वैक्सीनेशन सेंटर है, ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन यहाँ पर अब साफ करके ये बोर्ड लगा दिया गया है, वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। इससे पहले भी कांग्रेस शासित राज्य साफ कह चुके हैं कि वैक्सीन की कमी के बीच 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान चलाना संभव नहीं। ये असम ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया वैक्सीन का, तो उनको कहा गया है कि 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बना रखी है। न केवल असंतुलित और अस्वीकार्य रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। इन सारे लोगों को अगर 7 लाख डोज पर डे हम दें, तब भी 1.5-2 महीना लग जाएगा इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में। सवाल ये कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, फिर हमने भारत सरकार को कहा 1 लाख वैक्सीन बच गई, फिर उन्होंने 10 लाख भेजी, फिर 4 लाख भेजी। साफ है कि टीकाकरण के तीसरे चरण से पहले ही इस पर सियासी तकरार शुरू हो गई है, और इस सियासत का असर कोरोना के खिलाफ जंग पर भारी पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। एक और देश कोरोना से लड़ रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत से। ऑक्सीजन की किल्लत पूरी करने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई को भी बेहतर किया जा रहा है तमाम जगहों पर, लेकिन कतारें लंबी की लंबी हैं। आइए आपको अलग अलग जो शहर हैं, अलग अलग जगह है, वहाँ की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की सख्त किल्लत। इस वक्त हम हैं नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया पर, जहां ऑर्बिट गैसेस की गोडाउन के बाहर आप देख सकते हैं लंबी कतार जो है लोगों की कल सुबह से लगी हुई है। यहाँ पर लोग जो है अपने अपने सिलेंडर लेके 24 घंटे से ऊपर हो गया है लोगों को यहाँ पर खड़े हुए। एक तरफ आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतारें जो अपने परिवार के लोगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेस की लंबी कतार जो अलग अलग दिल्ली के अस्पतालों से आई है, जो अलग अलग हॉस्पिटल से आई है, जहां पर भी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। आईसीयू में पेशेंट जो इंतजार कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो पेशेंट इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, और ये एम्बुलेंस की भी लंबी कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे ऑक्सीजन का टैंकर आकर यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कर चुका है, लेकिन दरवाजा जो है इधर ऑर्बिट गैस का अभी तक खोला नहीं गया है। यहाँ पर पुलिस कह रही है कि जब तक SDM नहीं आते, जब तक वो साइन नहीं करते, तब तक ऑक्सीजन रिलीज नहीं की जा सकती। लेकिन लोगों की सुने तो लोग तरस रहे हैं। लोगों के यहाँ पर घरों में जिस तरह से दिक्कत हो रही है, 24 घंटे से बिना पानी बिना खाने के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन का। तो सवाल ये है कि क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रही है सरकार, क्यों नहीं अभी तक यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को ओपन किया गया। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी बिहार में ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो अब भी ज़मीनी हकीकत है। अगर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना के सिपारे इलाके की, जहां पर आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर किस तरीके से घंटों से कतार में लोग खड़े हैं अपने सिलेंडर, जो खाली सिलेंडर्स है उसको भरवाने के लिए, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि कुछ सरकारी अस्पताल जैसे कि IGIMS, NMCH, PMCH या फिर जहाँ पे कोविड का इलाज चल रहा है उन्हीं को यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे में आम आदमी आप देख सकते हैं कतार में यहाँ पर काफ़ी वक्त से खड़े हैं, और हालात यहाँ पर ऐसे हो गए हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बाकायदा जो है पुलिस को भी जो है वो लगाया गया है। और पुलिस भी बता रहे हैं कि कल रात से ही वो लोग यहाँ पर खड़े हैं विधि व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी हो जा रही है। आप लोग कल रात से ही खड़े हैं यहाँ पे? हाँ, रात से ही ड्यूटी में है। क्या मतलब बहुत भीड़ हो जा रहा है? हाँ, बहुत भीड़ हो रही है। तो हालात कैसा, मतलब कितना भीड़ था कल रात? रात में तो ढेर सारा भीड़ था सर। हम लोग भर रात ड्यूटी किए, फिर भी अभी आए हैं ड्यूटी में।
सभी को दिया जा रहा है, लेकिन सभी को दिया जा रहा था, रात में तो सभी को दिया जा रहा है। अभी भी देख रहे हैं उधर कुछ गाड़ी लगी हो, उसमें वो भरा जाएगा तो फिर इधर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पुलिस लगाना पड़ा है इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, और पुलिस के संरक्षण में ही यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो निकल भी रहा है। कोरोना मरीजों को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो वो है ऑक्सीजन वाला बेड। ऑक्सीजन की भी किल्लत है, लेकिन लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, और लखनऊ में जहां डीआरडीओ अपना अस्पताल बना रहा है, हम उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, ये अस्पताल युद्ध स्तर पर इस वक्त इसे बनाया जा रहा है। 500 बेड का ये ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी सुविधाएं, वेंटिलेटर और जो L2 लेवल के हॉस्पिटल हैं, ये पूरा का पूरा होगा। पिछले कुछ दिनों से इस हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है ताकि लखनऊ और उत्तर प्रदेश का कुछ भार ये उठा सके। डीआरडीओ और राज्य सरकार इसे बना रही है, और साथ साथ आप इस पूरे इलाके को देखिए, ऐसे 3 बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, और इन सबों में वेंटिलेटर और साथ साथ ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर यह अस्पताल शुरू हो सकता है, और इसकी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। हम आपको बाहर का भी दृश्य दिखा दें। इस अस्पताल में 2 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाने हैं, एक लगाया जा चुका है, और बाहर की स्थिति देखिए कि ये तैयारी युद्ध स्तर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अस्पतालों में इस वक्त बेड की इतनी ज्यादा किल्लत है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे। ज्यादातर लोग आइसोलेशन में सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे हैं, और फिर अपने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा पा रहे हैं। कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर, छोटे शहर भी इतने ज्यादा कोरोना के कहर को झेल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मेरठ से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट, कैसे छोटे शहरों में ये बीमारी अपना पैर पसार रहा है, और वहां पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मरने वाली है, कोई मिनट ठहरी, बस कोई मिनट ठहरी है, हाथ जोड़ता फिर रहा हूं, कोई मेरे कोई बचा लो तो कोई। ये हताशा है, ये निराशा, सिस्टम लाचार है, अपना का हाहाकार है। अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। मेरठ में मनोज की पत्नी केएमसी अस्पताल में भर्ती है। हर पल जिंदा रखने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, और अपनी पत्नी के लिए वो हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, कोई मेरी बीवी को ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह मेरठ में है उसकी तस्वीर अगर आपको दिखाएं, इमरजेंसी में ले चलते हैं। बहुत सारे मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, ज़्यादातर कोविड के मरीजों का जिनका इलाज चल रहा है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए हैं वो उनके अपने सिलेंडर हैं। बीती रात से कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, SOS भेजा गया है, रह देकर अगर इक्का दुक्का बार ऑक्सीजन की सप्लाई आई है, लेकिन ज़्यादातर जो मरीज हैं उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम खुद किया है। मेरठ के केएमसी अस्पताल में एक दिन के अंदर 8 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई। परिस्थिति ये है, हमें ऑक्सीजन प्रशासन से मिल रही है, लेकिन समस्या ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है मरीज की उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एक, और दूसरा सही समय पर नहीं मिल पा रही है। पिछले 48 घंटों में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की डेथ हुई है? 8 के आसपास। बीती रात को इस केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मच गया था। आधी रात को ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी निजी अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन मंगाई गई। मेरठ के सीएमओ ने आश्वासन दिया कि किसी भी हाल में ऑक्सीजन की कमी नहीं। ऑक्सीजन की कुछ क्राइसिस हो गई थी, लेकिन हमने मेडिकल कॉलेज से कुछ सिलेंडर्स यहाँ पे दिलवा दिए हैं, जिस फिलहाल टेम्परेरीली, और इनको हिदायत दी गई है कि उसको ऑक्सीजन को हिसाब से इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें। अस्पताल प्रशासन स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। विजय चौक से आप देख रहे हैं ये हमारी खास पेशकश। सन्नाटा है आज राजधानी की सड़कों पर, दिल्ली बेहाल है। जी हाँ, ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की परेशानी, और ऐसे में तीमारदार परेशान है। अपने मरीज को, अपने घरवाले को तड़पता हुआ देखते हैं, हर सांस पर जैसे शक हो कि ये कहीं आखिरी सांस ना हो जाए। बस यही गिड़गिड़ा रहे हैं कि सरकार ऑक्सीजन दे दो, बेड दे दो, इलाज हो जाए। शाम को 6 बजे लाइन में लगा, सुबह 4 बजे अपने घर लौटा। जो
व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे हैं, उंगलियां थक गई, 90% स्विच ऑफ है और कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। एक ओर महामारी की मार और दूसरी ओर एक एक सांस का संघर्ष। केंद्र और केजरीवाल सरकार के तमाम दावों और भरोसे के बावजूद दिल्ली में हालात बदल नहीं रहे हैं। परिवार वाले मरीजों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं और जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत कम नहीं हो रही है। एम्बुलेंसेस खाली खड़ी हैं क्योंकि इनके एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो खाली पड़े हैं और एम्बुलेंस ड्राइवर्स हमें यही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेने के लिए एम्बुलेंसों को भी 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो नारायणा का फिलिंग स्टेशन है, ये एम्बुलेंस ड्राइवर हमें बता रहे हैं कि नारायणा का जो सबसे बड़ा फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पे इस वक्त ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन टैंकर का इंतजार हो रहा है। ऑक्सीजन को लेकर ये लड़ाई सिर्फ अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए नहीं है। कई ऐसे मरीज भी हैं जिसका इलाज घर पर ही चल रहा है और उनके परिवार वाले भी अपनों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन सबको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। मेरे फादर इन लॉ जो 80 साल के हैं, बहुत ही सीरियस हैं, ब्रदर इन लॉ भी क्रिटिकल है। मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, मैं तुरंत ऑटो में सिलेंडर डाल के लाया हूँ। यहाँ पता चला कि अभी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सुबह 4 बजे तक इन्होंने बांटा था, हमें ऐसा पता चला था कि 11 बजे तक ये बांट रहे हैं, तो हम भागे भागे आए यहाँ पर। ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा मैडम जी, कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना, खाली सारा। कितनी गाड़ी है? 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी हुई है। कहाँ से भरवाते हैं? ये नरैना प्लांट है इसका, वहाँ से भराते, वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। कुल मिलाकर दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अब तक हालात ऐसे नहीं कि मरीज और बाहर उनके घर वाले चैन की सांस ले सकें। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया है, लेकिन केजरीवाल इसे पर्याप्त नहीं बता रहे हैं। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हमने दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। हालांकि कोरोना से जारी जंग और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। 70 टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात दिल्ली पहुंच रही है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है, जिसमें ऑक्सीजन के 4 टैंकर हैं। दिल्ली सरकार को बता दिया है कि अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वो रोड टैंकरों को तैयार रखें। हॉस्पिटल्स का सवाल है, वहाँ पर भी इसी तरह से ऑक्सीजन का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आज रात तक 70 टन ऑक्सीजन रेल के द्वारा दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन अभी दिल्ली में हालात थोड़े गड़बड़ाए हुए ही हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन से आई ये तस्वीर दिल्ली की उम्मीदें बढ़ा रही हैं। बोकारो से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए ऑक्सीजन लेकर पहुंची है। अब दिल्ली में ऐसे ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस का इंतजार है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के बड़े उद्योगपतियों को भी चिट्ठी लिखी है। ऐसे में उन्हें देश के कुछ और बड़े प्लांट से मदद की उम्मीद है। कोरोना संकट के चलते केजरीवाल दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत बता रहे हैं। सरकार का दावा है कि उन्हें अभी करीब 335 टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। ये ऑक्सीजन का टैंकर पानीपत से आ रहा है GJ06BT4225। अब इसे दिल्ली पुलिस, आउटर दिल्ली के डीसीपी और उनकी पूरी टीम ग्रीन कॉरिडोर मुहैया करा रही है, जिसको कि केएमपी से लेके अब दिल्ली के अंदर हरियाणा बॉर्डर से प्रवेश कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिंघू बॉर्डर है वो रास्ता जो है फिलहाल बंद है, तो ये एक दूसरा रास्ता है जो दिल्ली पुलिस ने इन ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए खासकर मुहैया करवाया है। इस बीच राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई। साथ ही ऑक्सीजन टैंकरों को रोके जाने पर नाराजगी जताई। इस बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए फैसला किया है कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए किया जाएगा। किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल उद्योगों में या किसी दूसरे काम में नहीं किया जाएगा। वहीं लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों से कहा गया है कि वो अपना उत्पादन अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाएं। कमलजीत संधू के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। राजधानी की दुर्दशा देखकर हर कोई तकलीफ में है। जी हाँ,
जब भी देखिए तस्वीरें टीवी पर यही आती हैं कि कोई कहीं पर सिसक रहा है, कोई कहीं पर गुहार लगा रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर दवाई नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी की ये रिपोर्ट। इस शहर में महामारी की सुनामी आई है और महामारी से इस महान पुराने शहर की आत्मा कराह उठी है। देखा है कभी इस शहर को इस कदर तड़पते हुए, इस कदर रिरियाते हुए, इस कदर दुख से पछाड़ खाते हुए, या इस कदर बेबसी में, बदहवासी में, बेचारगी में इधर उधर भागते हुए? देखा है कभी इस शहर के बाशिंदों को अपने परिवारजनों की जान बचाने के लिए बेड का इंतजाम करते हुए? देखा है? यहाँ छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग केंद्र में 500 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। इस सरदार पटेल कोविड सेंटर में फिलहाल 500 बिस्तर हैं, लेकिन यहाँ कतार लोगों की लगभग 700 से ज्यादा है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने उद्घाटन तो कर दिया है, साथ ही घोषणाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऊपर चढ़ रही हैं। अभी 500, कुछ दिनों में 1000, फिर 2000, फिर 5000 घोषणाएं जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, क्योंकि उनके पास घटते ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ कोविड का सर्टिफिकेट तो है, नहीं है तो डीएसओ का रिकमेंड लेटर या फिर उनके नाम की घोषणा यहाँ तक नहीं पहुँची है। बहुत सारे लोग निराश होकर वापस जा चुके हैं। जो अपनी जिंदगी और सांसों के एक्सटेंशन की आस लेकर आए थे, वो लोग अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी एम्बुलेंसेज के आने का सिलसिला जारी है। लोग इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ सेंटर खुला है, आईटीबीपी के विशेषज्ञ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो वहाँ जाने पर कुछ न कुछ उनके लिए इंतजाम होगा। लेकिन जब तक डीएसओ का रिकमेंडेशन नहीं है, तब तक यहाँ उनका दाखिला नहीं हो रहा। और साथ ही डीडीएमए की गाड़ी लगातार ये अनाउंस कर रही है कि यहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं है, लिहाजा जो गंभीर स्थिति के मरीज हैं वो यहाँ इंतजार ना करें, वो उचित इलाज के लिए दूसरी जगह जाएं। लेकिन दूसरी कोई जगह नहीं है जहाँ उनके लिए इलाज के लिए बिस्तर पहले से खाली हो। जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है, लगातार बढ़ रही है। और साथ ही सरकार की घोषणाएं भी, आज ये सुविधा, कल वो सुविधा, उसके बाद ये सुविधा, ऐसा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फिलहाल लोगों को दरकार है एक अदद या तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए या एक अदद बिस्तर मिल जाए, जहां वो चैन के साथ अपना इलाज करा सकें, और इलाज नहीं तो कम से कम मन को इस शहर में तकलीफ धीरे धीरे उठी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे तकलीफ मातम बनने लगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मातम फैलने लगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, किसी ने तब भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान तब गया जब पूरे शहर में मातमी धुंध छा गई, जब पूरा शहर एक साथ चीखने लगा, जब पूरा शहर एक साथ करुण क्रंदन करने लगा। ध्यान तब गया जब सब कुछ टूटने लगा, अपने छूटने लगे। तब ख्याल आया कि गजब की ढिठाई है, न इंजेक्शन है, न बेड है, न दवाई है। अस्पतालों में बेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर भी जो बोर्ड लगा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड कोई भी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में यही हाल है। हालांकि जो सरदार पटेल कोविड फैसिलिटी है वो आज से शुरू होने वाली है, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैलता चला जा रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आए हैं। दिल्ली के सिंहासनों पर बैठे सत्ता के मठाधीशों के आगे पीछे इतनी मजबूत दीवार थी कि उसके पास मरती दम तोड़ती चीखें सुनाई ही नहीं पड़ी। अलबत्ता जब लगने लगा कि कब्रिस्तान खत्म हो गए, शमशान खत्म हो गए, एम्बुलेंस कम पड़ गई, तब ख्याल आया कि मरीजों को भर्ती भी करना है, इसलिए बेड का इंतजाम भी करना है। सो इंतजाम शुरू हुआ। दिल्ली के बुराड़ी में इब्राहिमपुर स्थित कृपाल आश्रम दर्शन धाम में 1000 बेड का कोविड सेंटर बनाने की शुरुआत हुई। बहुत धीरे धीरे इंतजाम हुआ। तब हुआ जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। तब नीति नियंताओं के दूतों ने आकर बताया कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। जरूरत है कि जो जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें, ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे, जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए,
ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।